हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू का सेट 37 करने जा रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर देख के जाएं। जनरल स्टडीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 36 वीडियोस हैं। इसके अलावा हिमाचल टेट और कमीशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी जरूर चेक करें। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं। प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को क्लिक करना है ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या वो ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी है। महात्मा बुद्ध को हम लोग शाक्य मुनि भी बोलते हैं। ठीक है, तो शाक्य मुनि इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शाक्य वंश के थे। ठीक है, शाक्य वंश के। इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इनका जन्म हुआ था। सुशोधन इनके पिता थे जो कि शाक्य राज्यों के वहाँ जो शाक्य राज्य था कपिलवस्तु के, वो शासक थे। ठीक है, उनकी माता महामाया थी। उनका बचपन का नाम जो था, अगर आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इससे पहले भी हम लोगों ने काफी बार बौद्ध धर्म से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इनके गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? ये हमने पहले भी किया था, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इन्होंने घर त्याग दिया था। तो इनके घर त्यागने की जो 29 ईयर्स के थे तब इन्होंने घर त्याग दिया था। तो इनके घर त्यागने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और इनको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनको ज्ञान, जब ये 35 साल के थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बट वृक्ष के नीचे। ठीक है, पहला उपदेश अगर पूछा जाएगा तो इन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। आपसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। आपसे पूछा जाएगा अगर जैन धर्म की कौन सी भाषा? ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा। ठीक है, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए प्राकृतिक भाषा, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। ये जो ज्ञात्रिक वंश दिया हुआ है ना, महावीर स्वामी थे ज्ञात्रिक वंश के, ये भी आपने याद रखना है। महावीर स्वामी ये ज्ञात्रिक वंश के थे। ठीक है, और शाक्य, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? गोत्र शब्द का जो सबसे पहला उपयोग है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है वो सबसे पहला गोत्र शब्द का उपयोग जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कब प्रचलित हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसका ज्यादा प्रचलन जो है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है ये स्टार्ट हुआ था, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, क्या होता है गोत्र? गोत्र का मतलब होता है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। ठीक है, 7 जो गोत्र है वो बहुत ज्यादा मूल थे, मतलब स्टार्टिंग में 7 गोत्र जो थे वो स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो कौन से 7 गोत्र हैं? जिसमें जैसे कि कश्यप हो गया, कश्यप, उसके अलावा है वशिष्ठ, विशिष्ट, भृगु, गौतम और भारद्वाज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है,
और अत्रि। ठीक है, तो मूलतः मतलब 7 जो है वो गोत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। गोत्र शब्द का सबसे पहला उपयोग ऋग्वेद में हुआ है और इसका प्रचलन, इसका स्टार्ट कहाँ पर हुआ है, ये उत्तर वैदिक काल में। और मूलतः 7 गोत्र माने गए हैं। कौन कौन से हैं? कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और अत्रि। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में ये स्थित है, पुरी जिले में। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो अनंत वर्मन ने करवाया था। अनंत वर्मन कलिंग नरेश थे, अनंत वर्मन। ठीक है, इन्होंने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं? तो देखिए, लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, और सूर्य मंदिर है कोणार्क में। कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं हम ना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी शैली पूछ सकते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर जो है ना, ये नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे रथ यात्रा भी होती है, रथ यात्रा उत्सव भी होता है यहाँ पे, रथ यात्रा उत्सव। ठीक है, वो भी किया जाता है यहाँ पे। तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो हमें पता है कि पहले तो अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे, फिर जब भारत आजाद हुआ तब भी हमने अपना गवर्नर जनरल किसको बनाया? माउंटबेटन को। ठीक है, माउंटबेटन आखिरी वाइसराय थे और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन। उसके बाद जो है वो भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। ठीक है, तो कौन बने हैं? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे तो माउंटबेटन है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे राजगोपालाचारी बने थे और ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका में है। ठीक है, जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखना है। और वाला अफ्रीका में सबसे ज्यादा, मतलब अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन है ना, ठीक है, जल विद्युत जो प्राप्त की जाती है वो इसी करीबा बांध से की जाती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, चिल्का है। ठीक है, उड़ीसा में। और मीठे पानी की जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? क्या ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, क्या ये जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, या पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, या तेंदुआ और चीतल के लिए? तो देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जो है इलाके में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप प्लीज, मैं वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सब मैंने 2 वीडियोस में पढ़ाए हैं। ठीक है, उसकी 2 वीडियोस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उनको जरूर देखना। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है और ये तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। ठीक है, इसके नए चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी
ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो 1999 में हुई है। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। IRDAI के नए चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया और भारत और हिंदुस्तान। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमारे संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1, ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, याद रखना है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसमें हमारे भारत को क्या बोला गया है? भारत अर्थात इंडिया। तो भारत और इंडिया नामों से जो है हमारे देश को बोला गया है संविधान में। ठीक है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो आपको याद रखना है तपेदिक रोग जो है, ठीक है, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग इसको हम बोलते हैं, ये एक संक्रामक रोग होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछते हैं कि कौन सा रोग जीवाणु की वजह से होता है, कौन सा विषाणु की वजह से, कौन सा वायरस की वजह से होता है, जैसे कि कोरोना है ना, कोविड जो है वो वायरस की वजह से होता है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी की बीमारी है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है? ये भी पूछते हैं, तो फेफड़ों को, इंसान के फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।